everyone, welcome back to this classes, and today we are covering our third topic, which is profitability ratio under the chapter accounting ratio. So now first we're going to cover why are we going to study profitability ratio. Profit, अगर हम इसका भी मेन टर्म निकालें तो इट्स समवेयर अराउंड प्रॉफिट. तो प्रॉफिट एक कंपनी की मेन वजह होती है जिस वजह से वो अर्न करता है और आगे फर्दर एक्सपैंड करता है. तो इस रेशो के अंदर हम जनरली जानना यही चाहते हैं कि अपने सारे एक्सपेंसेस से, सारे एक्टिविटीज़ से कंपनी को किस लेवल का प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज्ड हो रहे हैं प्रॉपर वे में और वो एक अच्छा अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कैपेबल है या नहीं है. तो हमारे लिए इसमें मेन पॉइंट यही रहेंगे कि हम जानना चाहेंगे कि हमारे प्रॉफिट जो डिफरेंट टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं. सबसे पहला प्रॉफिट कौन सा होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है. देन फिर पीएनएल में आते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है. तो क्या ये जो प्रॉफिट्स हैं और भी हैं 2-3, बट वो आपके लिए न्यू टर्म होंगे तो हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे इसको. तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है या नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हमारे लिए किस लेवल तक के प्रॉफिट हैं, क्या हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर पा रहे हैं या हमें एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे सेल की कंपैरिजन में या फिर अपने एक्सपेंसेस की कंपैरिजन में एक प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो उसी वे में अब हमने वाई को तो एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट हमारा क्या है? सबसे पहले जो हम कवर करने जा रहे हैं पहला टॉपिक वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ना हमें रेशियो में कंपैरिजन करने के लिए 2 टर्म्स चाहिए होती है हमारा फॉर्मूला जनरेट करने के लिए. तो हमें पहला टर्म तो पता चल गया है कि पहला जो होगा वो डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट होगा. बट सेकंड क्या होगा? अब मुझे आप लोग बताइए कि जो प्रॉफिट होता है वो बेसिकली होता किस चीज़ के ऊपर है? प्रॉफिट हम कैलकुलेट कौन सी चीज़ के ऊपर करते हैं? हम हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सेल्स के ऊपर. अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्मल इन लेमन टर्म्स अगर कोई पूछता है कि सेल इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो आप बोल सकते हो कि यार मुझे 20-30% प्रॉफिट हो रहा है, इनफ है मेरे लिए. तो ये जो 20 और 30% आपने बोला है या किसी से आपने सुना होगा, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि 20 और 30% ऑन व्हाट? 20 एंड 30% ऑन सेल्स. इसीलिए हमारा जो बेस होता है किसी भी प्रॉफिट को कंपेयर करने के लिए वो होता है सेल्स. अंडरस्टैंड? तो अब अगर मुझे इसका रेशियो के लिए फॉर्मूला बनाना पड़े तो मैं क्या फॉर्मूला जनरेट कर सकती हूँ? मेरे को दोनों टर्म मिल गई. फर्स्ट वन इज़ ग्रॉस प्रॉफिट जिसकी रेशियो निकालनी है एंड द सेकेंड वन जिससे कंपेयर करना है इसको वो है सेल्स. सेल्स को इधर आप लिख सकते हैं नेट सेल्स, क्योंकि ऑब्वियसली हम कभी भी सेल्स रिटर्न पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि वो तो आ गया हमारे पास. नाउ मूविंग ऑन, नेट सेल्स कह सकते हैं या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. आप लोगों को ये वाला टर्म ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि जब हमारा नए फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम टर्म यूज़ करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंस्टेड ऑफ नेट सेल्स. नेट सेल्स को यूज़ करने का टाइम चला गया. अब हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अच्छा, ये जो मैंने आपसे भी एक स्टेटमेंट बोलने के लिए बोली थी कि मेरे को 20 और 30% प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे लिए इनफ है. ये 20 और 30% प्रॉफिट बोला ना आपने, क्योंकि अगर किसी को भी आप समझाने जाते हो तो आप हमेशा परसेंटेज में समझाना ज़्यादा इजी रहता है. क्यों? बताती हूँ. देखो, अगर हम ये बोलें कि हमारी जो सेल थी सपोज़ 5 लाख की हुई, ठीक है, और उस पर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का. तो अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगी तो कितना आंसर आएगा? 0.1. अब अगर आप किसी को बोलोगे भाई मुझे 0.1 का प्रॉफिट हो रहा है, सफिशिएंट है मेरे लिए, ही वोंट अंडरस्टैंड, कोई भी समझेगा नहीं. बट अगर इसी को इंटू बाय 100 कर दोगे आप और अब बोलोगे 10%, तो शायद वो समझ जाएगा और आपकी बात को अंडरस्टैंड भी कर लेगा.
तो इसीलिए इस चीज़ को समझाने के लिए, जिस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं, अगर ये निकाल के हम समझ ही ना पाएंगे, किसी और को समझा ही ना पाएँ, कोई हमारी बात को अंडरस्टैंड ही ना कर पाए, तो फ़ायदा ही क्या है। इसीलिए इसके साथ 100 लगाया जाना ज़रूरी है, फैशन के लिए नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी तक हमने पीछे कहीं किसी भी रेशियो में 100 नहीं लगाया, बिल्कुल नेसेसरी नहीं था, बट यहाँ ज़रूरी है ताकि आप समझा सको, क्योंकि ऊपर वाला बेस तो हमेशा ही शॉर्ट रहने वाला है। क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कभी सेल्स से इंक्रीज़ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्स तो बेस है जिसके ऊपर मिला होगा हमें ग्रॉस प्रॉफिट। वो हमेशा 20, 30, इवन 90 जा सकता है, 100 जा सकता है, बट उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। तो ये मैक्सिमम कहाँ चला जाएगा? पॉइंट में ही रहने वाला है, 0.2, 3, 4, 5, मैक्सिमम कहाँ जाएगा? 1 जाएगा। लेकिन कभी भी इस इंसान को समझ नहीं आए कि मुझे 1 प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज़ 1? 100% प्रॉफिट हो रहा है तो समझ आएगा, 1 समझ नहीं आएगा। इसीलिए 100 को लगाया यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हमें कौन कौन से पॉइंट्स को और ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और ये समझने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि शायद आप लोग 11th में इतने ध्यान से पढ़ते नहीं हो, क्योंकि ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का बच्चे इसमें बहुत अटकते हैं, ये ऑलरेडी आप कवर कर चुके होते हो 11th में। क्योंकि 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, कॉग्स प्लस जीपी इज इक्वल्स टू सेल्स। पढ़ाई कि नहीं? तो इन केस अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, सेल्स भी है, और फिर जीपी निकालना, तो इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन। कैसे? अगर वो बोल दे कि आपके पास 100 का कॉग्स है और सेल हुई है 120 की, यू अंडरस्टैंड कि 20 का ही है जीपी, बट समटाइम्स वो क्या बोलता है, कॉग्स ऑन द परसेंटेज ऑफ सेल्स बता देता है, जीपी ऑन द परसेंटेज ऑफ सेल्स बता देता है। तो वहाँ हम इजीली यूनिटरी मेथड लगाते हैं। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है? इन केस अगर आपको पता करना है तो मेरे को पिंग कर दीजिएगा मेरी मेल आईडी पे, तो हम उसकी एक अलग वीडियो बना लेंगे। अदरवाइज यूनिटरी मेथड आई थिंक आप लोगों को 11th में आ जाना चाहिए था। और लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पिंग मी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। नाउ मूविंग ऑन, ग्रॉस प्रॉफिट और किन किन तरीक़ों से निकाला जा सकता है? जीपी से सेल्स से निकाल देंगे। मेन जो फॉर्मूला था ना वो यही था। अब उसी में चेंजेस करने हैं और वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है यूनिटरी मेथड से। तो अब हम एक काम करते हैं, ग्रॉस को नेट प्रॉफिट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट हट के नेट हो जाएगा कि नहीं? अब जैसे ही ये ग्रॉस से नेट हुआ तो क्या हमारा जो रिलेशनशिप है, क्या हमारा प्रॉफिट भी ग्रॉस से नेट पे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कैसे जा सकता है? याद करो जब हम ट्रेडिंग बनाते थे, ट्रेडिंग के बाद पीएनएल बनाते थे, तो यहाँ हमारा जीपी आता था ट्रेडिंग में, और अगर यहाँ पीएनएल देखें तो पीएनएल में वो जीपी ट्रांसफ़र होता था, फिर यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट आता था। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप रहा होगा ना। यहाँ पे सब क्या आ गया? कॉग्स आ गया। यहाँ पे जो मेन चीज़ मिलती थी हमें, कॉग्स मिलती है। कॉग्स को माइनस करते थे हम अपने सेल्स में से, तो हमें मिलता था जीपी। अब जीपी में हम कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस माइनस करते थे। एक्स्ट्रा क्या? कुछ तो एक्सपेंस होते थे जो अभी भी हमारे बिज़नेस की वजह से होते थे, और कुछ एक्सपेंस होते थे कि हम बिज़नेस को करते करते अपनी साइड इनकम जब जनरेट करने लगते हैं, वो हमारी मेन इनकम नहीं होती है। मेन इनकम, उस साइड इनकम को जनरेट करने के लिए कुछ साइड एक्सपेंसेस भी करते हैं हम लोग। तो उस जो साइड एक्सपेंस और साइड इनकम जो हुई उसको कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और वो होती है जो इनकम मिलती है उसको कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्योंकि उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट नहीं करा था, इसलिए वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। पर हमारे पीएनएल में तो सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहे होंगे, कुछ यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहे होंगे, है ना? उसी तरह इनकम तो हम अपनी सारी यहीं लिख देते हैं, सेल्स होती है। यहाँ पे कुछ ही आती थी ना जो यहाँ पर आती थी, जैसे कि रेंट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ। ऑल्दो उस पर्पज़ के लिए तो हम अपना बिज़नेस नहीं खोलते थे, है ना? अगर हमारे बिज़नेस में ट्रेडिंग ऑफ गुड्स है, गुड्स को ही बेचना है, तो रेंट क्यों रिसीव हो रहा है? इसका मतलब वो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, और उसको हम कहाँ लिखते थे? यहाँ लिखते थे कि नहीं? तो इसका मतलब एनपी निकालने के लिए मैं क्या करूँगी?
ग्रॉस प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड करूँगी और ये वाली चीज़ें क्या हो रही थी, सब्ट्रैक्ट हो रही थी, ये आज भी सब्ट्रैक्ट होंगी। तो अब मैं अपना फॉर्मूला अगर यहीं से लिखना चाहूँ साइड में, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि भाई मेरे जीपी में से पहले तो माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना, फिर माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। भाई कुछ ऐड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड हो रही हैं। अब मुझे ये तो पता है मेरा जीपी कैसे निकलता है, इनकेस जीपी भी लिखना हो तो मुझे पता है मैं जीपी को भी कैसे लिख सकती हूँ, यहीं पे लिख दो कॉग्स, सेल्स माइनस कॉग्स। यस, अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो इसी को उठा के यहाँ लिख दो तो एक बड़ा सा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। लाइए लिख देते हैं ताकि एक ही बार में एक अच्छा सा फॉर्मूला आप लोगों को मिल जाए। नेट प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस कॉग्स, सेल्स माइनस कॉग्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स विल गिव यू योर नेट प्रॉफिट। इजी कॉन्सेप्ट से समझिए, फॉर्मूला नहीं था ये कोई, यहीं पता चल गया था हमें, कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं है। नाउ मूविंग ऑन, हमने अभी अपनी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो कवर करी। अब जो हमें कवर करनी है वह ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग और क्या हो सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हो गया, अब दूसरा क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, पहला जो टर्म है हमारी वो चीज़ क्या देना चाहती है, बताना चाहती है, वो बताना चाहती है कि भाई पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता करो, तब पता चलेगा कि आपके सेल्स के बेसिस पे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे। तो हमें पता चलेगा कि हमारे एक्सपेंसेस का क्या रेशियो है। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी हमने अपना ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाया था, फिर से बनाएं कि ट्रेडिंग बनाया था, देन पीएनएल बनाया था, और हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हम सेल्स देखते हैं, यहाँ पे कॉग्स मिलता है, फिर कॉग्स से हमें जीपी मिलता है, जीपी को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, और यहाँ होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अब हमें सिर्फ एक्सपेंसेस पे ध्यान देना है, प्रॉफिट पे नहीं। तो हम कौन कौन से एक्सपेंसेस देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सपेंस मिल रहा है मुझे कॉग्स का, ठीक है, एक एक्सपेंस हुआ कॉग्स का, दूसरे एक्सपेंस हो रहे हैं ऑपरेटिंग के। यहाँ पे और भी थे ना, नॉन ऑपरेटिंग भी तो थे ना, बट हमें अब वो नहीं लेने, क्योंकि हमारी जो रेशियो है उसका नाम ही क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो। तो मैं सिर्फ एक्सपेंसेस लूँगी, वो भी कौन से, ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं लेने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं लेनी, क्योंकि उसकी तो बात नहीं करी है, तो हम अपने फॉर्मूले में इसको पुट भी नहीं करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो चलिए, जब हमें हमारे दोनों एलिमेंट्स मिल चुके हैं तो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। फॉर्मूले में अब मुझे पता चल गया है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या होते हैं, कॉग्स होता है प्लस नॉर्मल अदर देन कॉग्स के अलावा जो एक्सपेंसेस बट ऑपरेटिंग, और नीचे तो मेरा अभी तक जो सेम आ रहा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पता चल गया मुझे कि मेरे कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही हैं जो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बनाते हैं। सो हमें हमारा फॉर्मूला क्या मिल गया, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और एक चीज़ जो हम उस साइड नहीं लिख पाए, हम एक काम करते यहाँ लिख देते, तो हमें हमारा फॉर्मूला पूरा मिल चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेशियो एंड द लास्ट रेशियो ऑफ दिस वीडियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेशियो निकाल दिया, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्रॉफिट में तो आई गेस इनकम ऐड हो जाती है ना,
हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो इसका मतलब हम जब प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें इनकम ऐड हो चुकी होगी। सिंस हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करे थे, तो अब यहाँ पे हम दूसरे जब हमारे प्रॉफिट निकालना है तो हम ये अपने पूरी कॉस्ट को अपने इनकम के साथ माइनस कर देंगे। तो अगर मेरी इनकम होती कौन कौन सी है, मेरी इनकम तो होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और अगर कोई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अगर कोई और मुझे मिली होगी इनकम, बट ऑपरेटिंग इनकम, तो यही होंगी जो इनकम मुझे रिसीव हुई होंगी दोनों, है ना। इन दोनों के अलावा तो आई डोंट थिंक कोई इनकम होगी जो ऑपरेशन से मुझे रिसीव होगी, क्योंकि जो भी अदर देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो मैंने यहाँ लिख ली, अदर ऑपरेटिंग इनकम्स। तो इन दोनों को ऐड करूँगी मैं, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करना शुरू करूँगी। क्या, सबसे पहले कॉग्स, फिर इन दोनों का मिक्स ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑब्वियसली इनकम में से जब एक्सपेंसेस माइनस करती हूँ तभी प्रॉफिट निकलता है। अब मुझे प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने एक काम करा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो तो ऑलरेडी ऑपरेशन की वजह से हुआ है तो ऑपरेटिंग तो हो ही गया। और अगर कोई और इनकम भी है जो मुझे सिर्फ ऑपरेशंस की वजह से या मेरे एक्चुअल बिजनेस की वजह से हुई है तो मैंने वो भी ले ली। अब इन दोनों इनकम में से मैंने क्या कर दिया, मेरा कॉग्स माइनस कर दिया, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। अब एक बात में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पे कॉग्स होता है और आप लोगों को बुक्स में जो रेफ़र करा गया होगा और जनरली जो फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे उसमें लिखा गया होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों की इंग्लिश अच्छी होगी, आई प्रेज्यूम, तो आई डोंट थिंक मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि जो गुड्स सोल्ड हुए हैं उनकी कॉस्ट, एग्जैक्टली। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ आर सेल, सेल्स के जितने भी अमाउंट हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। सेल्स के अमाउंट का मतलब सेल्स में जितने भी मैंने गुड्स सेल करे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो वाले गुड्स जो सेल हुए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो जितनी रेवेन्यू हुई है, रेवेन्यू को गुड्स में ट्रांसफ़र करा, देन उसकी कॉस्ट निकाली। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस बना दिया उसको देखने का तरीका, अदरवाइज इट इज़ सिंपली कॉग्स। सो वी आर डन विद 4 रेशियोज़ टुडे। सबसे पहले क्या करी हमने, ऑपरेटिंग रेशियो जो अभी करी है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके अलावा भी एक रेशियो है दैट इज़ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बट दैट इज़ ऑल टुगेदर अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू, तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसलिए शॉर्ट एंड क्रिप्स में आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की 4 रेशियोज़ कवर कर दी हैं। नेक्स्ट वाले में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी, तो हमें वो कवर करनी है।